राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है समर्पित। मायके और ससुराल वालों की सेवा में समर्पित सोनम के सपने तो जैसे बिखर कर रह गए थे। जीवन के रेगिस्तान में भटकती सोनम की शादी तय हो गई थी, पर उसको ऐसा लग रहा था मानो मरघट पर जाना है। उसका और मेरा परिचय एक प्राइवेट स्कूल में हुआ था, जिसमें मैं अंग्रेजी की अध्यापिका थी और वह साइंस की अध्यापिका बनकर आई थी। उसका गुलाबी रंग, पतला छरछरा बदन, सौम्य नैन नक्श थे, पर घर की गरीबी के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था। सोनम का छोटा सा कच्चा पुश्तैनी मकान था, पिता की छोटी सी चपरासी की सरकारी नौकरी। परिवार में 4 बहनों पर एकमात्र छोटा भाई आरव था। गरीबी इतनी थी कि बस सस्ते पुराने कपड़ों को पहनकर गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खींच रही थी। बड़ी बहन आंचल के ग्रेजुएट होते ही एक क्लर्क से बात पक्की कर दी गई, तो पिता ने कुछ पीएफ से रुपए निकालकर विवाह की रस्म पूरी की। किसी प्रकार आंचल घर से विदा हो गई। सब ने चैन की सांस ली। कुछ महीने आराम से निकल गए। आंचल को दान दहेज के नाम पर साधारण से सामान ही दे पाए थे, ना टेलीविजन, ना अन्य सामान, ना सोना, ना चांदी। ससुराल में उस पर जुल्मों के पहाड़ टूटने लगे, पर वह सब सहती रही। फिर एक दिन उसने अपनी कोख से बेटे की बजाय बेटी को जन्म दिया, तो उस पर जुल्म और बढ़ने लगे। और एक रात अत्याचारों से घबराकर वह पड़ोसियों की मदद से रोती कपकपाती अत्याचारों की गाथा, चोटों के निशान और अपने साथ एक नन्ही सी जान को लेकर पिता की देहरी पर लौट आई। उसका यह हाल देखकर पूरे परिवार की चित्कार पड़ोस तक जा पहुंची। फिर क्या, कुछ नहीं, भुगतना पड़ा पूरे परिवार को। आंचल ने तो कसम खा ली थी कि वह जीवन भर वहां नहीं जाएगी जहां ऐसे निर्दयी लोग रहते हैं। उस घर में बहन को भेजने का सबसे ज्यादा विरोध सोनम ने ही किया था। 3-4 वर्ष के भीतर ही तलाक हो गया तो माता पिता की छाती पर फिर से 4 बेटियों का भार पड़ गया। मुसीबत जैसे चारों ओर से काले बादलों की तरह घिर आई थी उस पर। महंगाई की मार ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। जो सबकी कमाई के पैसे मिलते वह गर्म तवे पर पानी की बूंद से छन्न हो उड़ जाते। तीज त्योहार सूखे सूखे बीतते। अच्छा खाना उन्हें तभी नसीब होता जब आस पड़ोस में शादी विवाह होते। अच्छे सूट साड़ी पहनने को उनके मन में ललक उठती, पर क्या करती, सब लड़कियां मन मार कर रह जाती। सोनम तो बिल्कुल सुन्न हो जाती जब उसके विवाह की बात होती। उसके रूप रंग को देखकर उस पे लड़के पूरे मोहित हो जाते, पर दहेज के लोभी उसके गुण और रूप रंग को भी अनदेखा कर मुंह मोड़ लेते। सोनम मुझसे कहती, सच कहती हूँ सौम्या, लगता है कहीं से इतना पैसा मिल जाए कि अपने घर की दशा सुधार दूं। इसके लिए यदि कोई रईस बूढ़ा भी मिलेगा तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। बहुत दुख अभाव झेले हैं मेरे पूरे परिवार ने। तू पागल हो गई है क्या? अपना पद्मनी सा रूप देखा है तूने आईने में? मेरे सामने ऐसी बात मत करना, वरना दोस्ती छोड़ दूंगी मैं। परिवार के लिए बूढ़े से ब्याह करेगी क्या? तूने ही पूरे परिवार का ठेका लिया है क्या? और भी कोई सोचता है क्या ऐसा? मेरी आंखें नम हो गई तो देखा वह भी अपनी पलकें पहुंच रही थी। सच कह रही हूँ सौम्या, तूने गरीबी की परछाई नहीं देखी है, पर हम बचपन से ही इसे भोग रहे हैं। अपनों के लिए इंसान बड़े से बड़ा त्याग करता है। मैं मर जाऊं तो मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी। माँ पहले ही बीमार है, बाबूजी कैसे जी पाएंगे अपनी प्यारी बेटियों को दुखी देखकर। पता है तुझे, मैं पूरे 28 वर्ष की हो गई हूँ। प्राची और पूर्वी भी विवाह की आयु तक पहुँच गई हैं। मुझे कई लड़के देखकर जा चुके हैं। लड़की पसंद है, शिक्षा पसंद है, पर कम दहेज पसंद नहीं। यही तो हम सबके साथ होगा। धन के आगे हमारे रूप गुण सब फीके पड़ गए हैं। उसकी बातों पर मैं हंस पड़ी। फिर बोली, अरे तू तो किसी घर की महारानी बनेगी, देख लेना। तेरा दूल्हा सर आंखों पर बैठाएगा तुझे, धन दौलत पर लौटेगी तू। रहने दे ऐसे ऊंचे सपने मत दिखा जो आगे चलकर मेरी छाती में टीस दें। हाँ, तुझे अवश्य ऐसा ही घर मिलेगा। अकेली बेटी, 2 बड़े भाई, सब ऊंचे पदों पर। क्या बोल रही है तू? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बड़े परिवार की समस्या पर ही तो सोचती हूँ ऐसे अपनी कुर्बानी देने की। फिर आए दिन यही सुनती थी कि सोनम को देखने वाले आए और गए। धन के अभाव में सब मुंह चुरा गए। इतनी तगड़ी मांगे उनकी, फिर क्या करते, मना कर देते। यहाँ तो शादी का खर्चा उठाना ही मुश्किल था, उस पर लाखों की मांग। एक दिन गर्मी की दोपहर में आकर सोनम ने विस्फोट किया। सौम्या, तुझे याद है एक बार मैंने तुझे कहा था कि अगर कोई मालदार धनी बुड्ढा ही मिल जाएगा तो मैं उससे शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। लगता है वही हो रहा है। मैंने घबराकर अपनी छाती थाम ली, फिर गुस्से से भर कर बोली, तो क्या तू किसी बुड्ढे खूसट का संदेशा लाई है और तू तैयार हो गई? इतना कहकर मैंने उसके दोनों कंधे झंझोड़ दिए थे।
तो वह बच्चों सी हंसी हंस दी। फिर पसीना पोंछती हुई बोली, तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मेरे बजाय तेरी शादी होने जा रही है। देख, मैं बूढ़े खुसट की फोटो लाई हूँ। उसकी उम्र 40 के आसपास है और वह विदुर है। 4 साल पहले पत्नी मर गई थी। उसने फोटो मेरे हाथ पर रख दिया। अरे वाह, यह तो बूढ़ा नहीं जवान है, सुंदर है। तू मजाक कर रही है ना मुझसे? नहीं रे, मजाक नहीं कर रही, विदुर है। कहीं दहेज के चक्कर में पहली को मार तो नहीं डाला ना इसने? क्या चक्कर है? सोनम बोली, यह मेरी मौसी की ननद का देवर है। सोनम ने बताया, सेल्स टैक्स कमिश्नर है। तीसरी बार बेटे को जन्म देते समय पत्नी की मौत हो गई थी। तो क्या 2 संतान और हैं? हाँ, एक बेटी 10 साल की और दूसरी 8 साल की। तो तुझे सौतेली माँ का दर्जा देने आया है? यह तो है, पर पत्नी की मृत्यु के 4 साल बाद बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी को तैयार हुआ है। घर पर बूढ़ी माँ है, एक बड़ी बहन है जो कहीं दूर ब्याही गई है। बढ़ती बच्चियों को कौन संभाले? वह ठहरे नौकरी पेशा वाले। समय खराब है, इससे उन्हें तैयार होना पड़ा। तो तू जाते ही माँ बनने को तैयार हो गई, मदर इंडिया? हाँ, अम्मा बाबूजी तो तैयार नहीं थे। मौसी प्रस्ताव लेकर आई थी। मुझसे पूछा तो मैं क्या कहती? जन्म भर अम्मा बाबूजी की छाती पर मूंग तो ना दलते ना। दीदी और उनकी बेटी बोझ बनकर ही तो रह रही हैं। फिर 2 बहनें और भी हैं उनकी नज़रों में। कब तक बैठाए रखेंगे बेटियों को छाती पर? मैं अगर इस रिश्ते को हाँ कर दूंगी तो सब संभल जाएगा। धन की उनके यहाँ कमी नहीं है। लखनऊ में अपनी कोठी है, ढेरों आम व कटहल के बगीचे हैं, नौकर चाकर सब है। मैं सबको ऊपर उठा दूंगी। सोनम ने सौम्या से जैसे अपने दर्द को पीते हुए कहा हो। मेरे माता पिता की कुछ उम्र बच जाएगी, नहीं तो उनके बाद हम सब कहाँ जाएंगे? बाबूजी 2 वर्ष बाद ही तो रिटायर हो रहे हैं। फिर पेंशन से क्या होगा इतने बड़े परिवार का? बता तो तू। मैंने सोनम को खींचकर छाती से लगा लिया। इतनी खूबसूरत हस्ती जानबूझकर अपने को परिवार के लिए कुर्बान कर रही है। मेरे साथ वह भी फूट फूट कर रो पड़ी। सोनम शाम को आने का मुझसे वचन लेकर वापस लौट गई। फिर शाम को भारी मन लिए मैं उसके घर पहुंची। उसकी मौसी आ चुकी थी और वर के रूप में दीपक बैठक में आराम कर रहे थे। सोनम को अभी देखा नहीं था। मैं मौसी के पास बैठ गई तो मौसी वर के घर की धन दौलत का गुणगान सुनाती रही। बेटी, तुम सोनम की सहेली हो ना? मौसी ने पूछा। वह खुश तो है ना इस शादी से? तुझसे तो कुछ बात हुई होगी उसकी। मौसी, यह आप स्वयं सोनम से ही पूछ लो, पास ही तो बैठी है। अरे बेटा, वह तो कुछ बोलती ही नहीं है, चुप बैठी है बस। इसी में उसकी भलाई है। मैं तो बगावत पर उतर आई थी। सौम्या बेटा, तुम नहीं जानती घर की स्थिति, पर मुझसे तो कुछ छिपा नहीं है ना। सोनम की माँ मुझसे छोटी है। उसी के आग्रह करने पर मैं अब तक कई लड़के वालों के पते ठिकाने भेजती रही। पर बेटा, पैसों के लालची हैं आज के लोग, रूप गुण पारखी नहीं हैं। फिर तू ही देख ले, आंचल में क्या कमी है? लेकिन क्या हुआ उसके साथ में? पैसों के भूखे लोगों ने उसकी क्या हालत कर दी थी। अब सोनम 28 पार कर चुकी है, आगे 2 और बहनें भी हैं। मैं अब उनके पास से उठकर गई और सोनम से बोली, चल सोनम, कमरे में बैठते हैं। वह भी उठकर अंदर आ गई। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था इस रिश्ते से वह खुश नहीं है। मैंने जबरन सोनम को उठाया, उसका हाथ मुंह धुले और हल्का सा मेकअप करके उसे मौसी की लाई साड़ियों में से एक साड़ी पहना दी, क्योंकि अब सोनम को शाम का चाय नाश्ता लेकर लड़के के सामने अपने को दिखाने जाना था। वर बैठक से निकलकर बाथरूम की ओर गया तो मैं चौंक गई। कौन कह सकता है देखकर कि वह 40 का है? क्षण भर में जैसे अवसाद के चरण उड़ गए। लगा भले ही वह दुहेजा है, पर सोनम को मनचाहा वरदान मिल गया। शाम के समय लड़की दिखाई के वक्त नाश्ते के प्लेट लिए सोनम के साथ मैं भी थी। तैयार होकर तरोताजा बैठा वर सम्मान में उठकर खड़ा हो गया और उसके मुंह से बैठिए शब्द सुनकर मन खुश हो उठा। हम दोनों बैठ गए। सोनम ने चाय नाश्ता सर्व किया तो उसने प्लेट हम लोगों की ओर बढ़ा दी। फिर हम दोनों में औपचारिक वार्ता हुई तो मैंने वहाँ से उठना ही उचित समझा। खाली प्लेट लेकर मैं बाहर आ गई। दोनों आपस में एक दूसरे को ठीक से देख परख लें, यह अवसर तो देना ही था। फिर पूरे आधे घंटे बाद ही सोनम बाहर आई। क्या रहा सोनम? मैं जल्दी से निकट चली आई। बस थोड़ी देर इंतजार कर, यह कहकर सोनम मुझे लेकर एक कमरे में आ गई। फिर 1 घंटे बाद जो दृश्य था वहाँ चटमंगनी पट ब्याह वाली बात थी। रात 8 बजते ही आंगन में ढोलक बज उठी और सगाई की रस्म में जो सोने की चैन और हीरे की अंगूठी उंगली में पहनाई गई उसकी कीमत 60,000 से कम न थी। 15 दिन बाद ही छोटी सी बारात लेकर दीपक आए और सोनम के साथ शादी हो गई। शादी में इतना सोना चढ़ा कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गई। सब यह भूल गए कि वह अधिक आयु का है और विदुर है। बस एक बात से सब जरूर चौंक गए थे कि दूल्हे की दोनों बेटियां भी बारात में आई थी, पर वह कहीं से भी 12 और 8 की नहीं दिखती थी। बड़ी बेटी मिन्नी 16 वर्ष और छोटी अंशी
बारह की दिखती थी, जवानी की डगर पर दोनों चल पड़ी थी। सबको अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि वह 50 की लाइन में आ चुका है। सोनम ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस उसे तकदीर के भरोसे छोड़कर सब ने चुप्पी लगा ली। 1 माह तक ससुराल में रहकर सोनम जब 10 दिन के लिए मायके आई थी तो मैं भी उससे मिलने पहुंची थी। सोने में जैसे वह मर गई थी। एक से बढ़कर एक महंगे कपड़े, साथ ही सारे नए जेवर। एक बात ने सोनम को बहुत परेशान किया था कि वे दोनों लड़कियां किसी प्रकार से भी सोनम को अपनी माँ के रूप में अपना नहीं पा रही थी। बड़ी तो जैसे उससे सख्त नफरत करती, न साथ बैठती न कभी अपने से बोलती। पति से इस बात पर चर्चा की तो उन्होंने सोनम को समझा दिया कि लोगों ने या इसकी सहेलियों ने इसके मन में उल्टे सीधे विचार भर दिए हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपनी बूढ़ी दादी माँ का कहना भी वो दोनों टाल देती। सोनम हर समय इसी कोशिश में रहती कि वे दोनों उसे माँ के बजाय अपना मित्र समझें। इसको सोनम ने उन्हें बताने की भी कोशिश की, पर वे दोनों अवहेलना कर अपने कमरे में चली गई। खाने के समय पिता के कई बार बुलाने पर वह डाइनिंग रूम में आती थी और थोड़ा बहुत खाकर चल देती। पिता भी जैसे पराये हो गए थे। पिता का कहना इस कान से सुनती और उस कान से निकाल देती। सोनम यदि कहती कि किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो वह पढ़ा सकती है, तो मिन्नी फटाक से कह देती कि यहाँ टीचरों की कमी नहीं है। आप टीचर जरूर रही हैं, पर छोटे से शहर के प्राइवेट स्कूल में। हम क्या बेवकूफ़ हैं जो आपसे पढ़ेंगे? और यह सुनकर सोनम रो पड़ती। एक से एक बढ़िया डिश बनाने की ललक सोनम में बचपन से ही थी, पर मायके में सुविधा नहीं थी, इसलिए वह अपने शौक़ को पूरा न कर सकी। यहाँ पुस्तकों को पढ़कर या टेलीविज़न में देखकर तरह तरह की डिश बनाती, पूरे घर को खिलाती। पति और सास तो खुश होते, पर उन दोनों बहनों की प्लेट जैसे भरी जाती वैसी ही कमरे से बाहर आकर सिंक में पड़ी दिखती। कई बार पिता ने प्यार से समझाया कि वह अब तुम्हारी माँ है, उनका आदर करो, उन्हें अपना समझो। तो बड़ी बेटी मिन्नी फटाक से उत्तर दे देती, पापा आपकी वह सब कुछ हो सकती हैं, पर वह हमारी तो सौतेली माँ है। इस पर पिता का कई बार हाथ उठ गया। सोनम पक्ष लेकर आगे आई तो अपमानित ही हुई। इससे चुपचाप रोकर वह रह जाती। लड़कियां कहाँ जाती हैं रात में, देर से क्यों आती हैं, कुछ नहीं पूछ सकती थी। लड़कियों के पिता सदैव गंभीर रहे हैं, हमेशा कम बोलना, जैसे उनके चेहरे पर उच्च पद का मुखौटा चढ़ा रहता। बेटियों को भी कभी पिता से हंसते बोलते नहीं देखा। कई बार सोनम के मन में आया कि वह मिन्नी से कुछ पूछे, बात करे, पर वह तो हमेशा नाक चढ़ाए रहती। सास प्यार से बोलती, समझाती रहती मुझे और बोलती, अपना भी थोड़ा खाने पीने का ख्याल रखा करो। जब वह सास से बेटियों के बारे में पूछती तो कह देती, सखी सहेलियों ने उल्टा सीधा भरा होगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू तो दीपक से बता दिया कर जो समस्या हो। माँ जी, एक तो रात में वो देर से आते हैं, फिर वह इस स्थिति में नहीं होते कि उनसे कुछ कहा जाए। दिन में बेटियों की बात बेटियों के सामने तो नहीं कह सकती, वह भी तब जब दोनों जैसे लड़ने को तैयार बैठी रहती हैं। मैं तो बोलते हुए भी डरती हूँ, पता नहीं कब क्या कहकर अपमान कर दें। बेटा, इसीलिए तो शादी करनी पड़ी कि पत्नी आ जाएगी तो कम से कम रात में घर आएगा तो उसे संभाल तो लेगी। अब तो तुझे ही सब संभालना है। ढेरों की हंसी, माँ की उमंग रसातल में समाती चली जा रही थी। सब सुख साधन थे, जेवर, कपड़े, रुपए, पैसे, नौकर चाकर, परंतु लगता था वह जंगल में भयभीत हिरनी सी भटक रही है। मायके की याद आती, जहाँ प्रेम था, उल्लास था, भाव में भी दिन भर कोयल से स्वर गूंजते थे। तभी एक दिन देखा कि दोनों बहनें माँ की अलमारी खोलकर कपड़े धूप में डाल रही हैं और लॉकर से उनके जेवर निकालकर बैग में भर रही हैं। सोनम का माथा ठनका। उस दिन उनकी छुट्टी थी, सब घर पर ही थे। वह चुपके से घर के ऑफिस में गई। उस समय वह अकेले ही थे। बोली, क्या मैं आ सकती हूँ? अरे सोनम, आओ आओ बैठो। यह कहते हुए उन्होंने फाइल से सिर उठाया। वो मिन्नी अंशी कहीं जा रही हैं क्या? क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पूछा नहीं उनसे तुमने? पूछ कैसे सकती हूँ, कभी वह बोलती भी नहीं है। क्या असल में उन्होंने अपनी माँ के कपड़े धूप में डाले हैं और जेवर बैग में क्यों रख रही हैं? दरअसल वह अपनी माँ के जेवर बैंक लॉकर में रखने को कह रही थी, तो मैंने कहा कि निकाल लो, कल रख देंगे। घर पर रखना ठीक नहीं है, दोनों की शादी में दे देंगे। क्षमा करें, अक्सर दोनों कभी अकेले जाकर रात में देर से घर आती हैं, इसलिए आपसे कहना पड़ा। सोनम जाने के लिए उठ खड़ी हुई। ठहरो सोनम, तुम कभी शॉपिंग को नहीं जाती हो? भाई, रुपए पैसे मेरी अलमारी में पड़े रहते हैं, जेवर, कपड़े, जो चाहिए खरीद लाया करो, कोई रोक टोक नहीं है। आजकल तो महिलाएं नए नए डिजाइन के कपड़े गहने पहनकर घूमती हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही घूमो, क्लब ज्वाइन कर लो, इससे परिचय भी बढ़ेगा।
पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, स्मार्ट बनो। दूसरे दिन दोनों बहनें बैंक जाकर सारे जेवर बैंक लॉकर में रख आई और चाबी अपने पास रख ली। सोनम कई बार मायके हो आई थी, कभी सोचा था कि दोनों छोटी बहनों को वह अपने पास रखकर पढ़ाई कराएगी, पर वह सब जैसे स्वप्न हो गया। हाँ, रुपए ले जाकर वह सबको कपड़े आदि अवश्य खरीद देती। हर बार जरूरत की कुछ ना कुछ महंगी चीज खरीद कर रख जाती। रंगीन टेलीविजन, पंखा, छोटा सा फ्रिज आदि। इससे ज़्यादा रुपए लेने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जब तक सोनम मायके रहती, कुछ दिन तो अच्छा भोजन पूरे परिवार को मिल जाता, में फिर वही पुराना क्रम चल पड़ता। अभी मायके से आए सोनम को केवल 15 दिन ही हुए थे कि अचानक से जैसे पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वह बीमार थी, कई दिनों से खांसी से पीड़ित थी। दोनों बहनें खा पीकर अपने कमरे में बैठी टेलीविजन देख रही थी, तभी जोर से दरवाजे की घंटी बजी। उसने आकर दरवाजा खोला तो कुछ अनजाने चेहरों को देखकर वह चौंक गई। आप लोग कौन हैं? साहब घर पर नहीं हैं अभी। उन्हें भीतर घुसते देखकर सोनम घबरा गई। अरे अंदर कैसे घुस रहे हैं आप लोग? वह चिल्लाकर बोली ताकि दोनों बहनें सुन लें, लेकिन टेलीविजन के तेज स्वर के कारण उसकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंची। खिड़की से जाकर दोबारा सोनम चिल्लाकर बोली, मिन्नी देखो, यह लोग कौन हैं और घर में घुसे जा रहे हैं। मैडम, हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और आपके यहाँ छापा मारने आए हैं। यह देखिए मेरा आईडी कार्ड। दोनों बहनें दौड़ कर आई और चिल्लाकर बोली, पापा घर पर नहीं हैं। जब वह आए तब आप लोग आ जाना। पापा आपके अभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वह पुलिस की हिरासत में हैं। क्यों? क्या किया है उन्होंने? शायद आपको पता नहीं कि आपके पापा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब तो बेल होने पर ही घर आ पाएंगे। वह सुनकर सोनम को चक्कर आ गया और वह अपना सर पकड़कर बैठ गई। पापा से फ़ोन करके हम बात कर लें तब आपको अंदर घुसने देंगे। यह कहते हुए मिन्नी ने फ़ोन लगाया तो पापा का बहराया सा स्वर गूंजा, कानून में बाधा मत डालो मिन्नी, लेने दो तलाशी। शाम को जब वह हारे थके घर आए तो लग रहा था मानो वे बीमार हो, पैर लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने पहले सोनम को और फिर मिन्नी अंशी की ओर देखा। बरामदे में पूरी शक्ति लगाकर वह अपने भारी भरकम शरीर को चढ़ा रहे थे, पर संभाल नहीं पाए और धड़ाम से गिर पड़े। होठों से झाग निकल रहा था। उन्हें देखकर तीनों के मुंह से चीख निकल गई। डॉक्टर आया तो उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। तीनों उन्हें एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने हृदयघात बताया। सोनम सारी रात पति के सिराने बैठी रही। दोनों बहनें कुछ देर को घर लौटी क्योंकि चपरासी ने बताया था कि माँ जी की हालत बहुत खराब हो गई है। उन्हें होश आया तो वह बोले, सोनम मुझे बहुत दुख है कि अभी अपने विवाह को केवल 10 माह ही हुए हैं और मुझे इस प्रकार झूठे मामले में फंसा दिया गया। तुम यह मकान बेचकर माँ को लेकर मायके चली जाना। मिन्नी के मामा संपन्न हैं, वह उन्हें जरूर इलाहाबाद ले जाएंगे। यदि माँ को ले जाना चाहें तो ले जाने देना। मैंने कुछ रुपए कबाड़ खाने के टूटे बॉक्स में पुराने कागजों के नीचे दबा रखे हैं, वहाँ कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम उन्हें अपने कब्जे में कर लेना। बचे रहे तो मुकदमा लड़ने के काम आएंगे। सोनम फूट फूट कर रो पड़ी, फिर बोली, वहाँ तो सील लग गई है, पुलिस का पहरा है। सोनम के मुंह से यह सुनकर उनकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। फिर पता नहीं कब दवा के नशे में सोते सोते ही उन्हें दूसरा दौरा पड़ा। 3 हिचकियाँ आई और उनके प्राण निकल गए। सोनम की तो अब दुनिया ही उजड़ गई। जिस धन की इच्छा से उसने अधेड़ उम्र के वर को अपनाया था, वह उसे मझधार में ही छोड़कर चला गया। माता पिता रिश्तेदार सब आ गए। मिन्नी के नाना मामा आदि पूरा परिवार आ पहुंचा। तब उसके अशुभ चरणों को कोस रहे थे। चारों ओर के व्यंग लांछनों से वह घबरा गई। पुलिस ने उसके मायके तक को खंगाल डाला और माँ जी तो जीवित लाश हो गई थी। सोनम की हालत देखकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूजा घर से अपनी संदूक खींचकर उसे कहते हुए सौंप दी, बेटी इसमें जो कुछ है तेरा है। मैं तो अपनी बेटी के पास अपना बचा जीवन काट लूँगी। यह लोग तुझे जीने नहीं देंगे। मकान बिकेगा तो तुझे भी हिस्सा मिलेगा और मेरे दामाद बेटी तुझे अवश्य हिस्सा दिलाएंगे। तू अपने नंगे गले में मेरा यह लॉकेट डाल ले और यह चूड़ियाँ सेज जो है सब सरकारी हो गया है। बेटी 1 साल बाद जहाँ चाहे दूसरा विवाह कर लेना, अभी तेरी उम्र ही क्या है। वह चुपचाप रोती रही। फिर उसे ध्यान आया जहाँ पति ने बताया था। वहाँ ढूंढा तो 10 लाख की गड्डियाँ प्राप्त हुई। तलाश तो पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वह सब लेकर माँ बाप के साथ मायके आ गई। बस वह पेंशन की हकदार रह गई थी, वह भी तब तक जब तक कि वह पति की विधवा बनकर रहे। सोनम ने रुपए किसी बैंक में नहीं डाले, बल्कि उनसे कंप्यूटर खरीदकर बहनों के साथ अपनी कंप्यूटर क्लास खोल ली। उसने बैंक से लोन भी लिया जिससे वह कभी पकड़ी न जाए। अच्छी पेंशन मिली, पर वह भी केस निपटने के कई वर्ष बाद में। पता चलते ही सौम्या सोनम के घर तुरंत पहुंच गई। उसका विधवा रूप, शिथिल काया, कांतिहीन चेहरा देखकर खूब रोई।
सौम्या देख कैसा राज सुख भोग कर लौटी हूँ। रही बात अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलने की, तो वह 2 राज्यों के चलते कभी नहीं मिल पाएगी। मैं उत्तर प्रदेश में रह नहीं सकती और मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं मिल सकती। हर माह पेंशन के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ेगा। गनीमत है कि मैं माँ बाप पर भार नहीं हूँ। पति सुख तो नहीं, केवल धन सुख भोग पाऊंगी। इसी रूप की तू सराहना करती थी ना, पर वहाँ तो सब मनहूस की पदवी दे गए मुझे। वह क्या जाने कि मैंने आधी रात को नशे में चूर हो डगमगा रहे पति की भारी भरकम देह को कैसे संभाला है। मद में चूर कामातुर असफल पुरुष की मर्दानगी को मैंने गर्म रेत पर पड़ी मछली सी तड़प कर लौट लौट कर काटी हैं। यह पूरे 10 माह की रातें मेरा कुंवारा अनजाना तन मन जैसे लाज भरी उत्तेजना से उद्यत हो उठता। सोनम, संभाल अपने आप को। तू तो जानती है ना कि मैं अभी इस अनुभव से सर्वदा अनजान हूँ। ओह हाँ, सच में सौम्या, मैं अपनी बातों में सब भूल ही गई कि तू यह सब क्या जाने। मुझे क्षमा करेगी ना? कोई बात नहीं सोनम, तेरी सखी हूँ ना। जो समझ पाई वह ठीक, नहीं समझी वह भी ठीक। तेरा मन हल्का हुआ शायद। विवाह के बाद मैं तेरी यह बातें समझ पाऊंगी, तब तेरी यह व्यथा बांटूंगी सौम्या। तब शायद यह ज्वाला भी शीतल पड़ जाएगी। मैं अपने पर अवश्य विजय पालूंगी। अभी तो नया घाव है ना। जैसे आवा से तपकर बर्तन निकलता है तो वह बहुत देर तक गर्म रहता है, धीरे धीरे वह ठंडा हो जाता है। सोनम, अब मैं चलती हूँ, जल्दी ही फिर मिलने आऊँगी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।